Hello, student. Uh, this is Kartar Singh here. I welcome all of you guys in English literature class for school lecturer. हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा है ऑनेस्ट सॉरी डैफोडिल. This poem was written by William Wordsworth. William Wordsworth. Today we are studying the poem Daffodils, which was composed uh, by विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज born in 18 sorry he was born in 1770 and he was died in 1850. So his life period was from 1770 to 1850. 1770 में इनका जन्म हुआ. 1850 में ये स्वर्ग सिधार गए, भगवान को प्यारे हो गए. और इस 80 इयर्स के जीवन काल में इन्होंने बहुत कुछ इंग्लिश लिटरेचर को दिया. हिज कंट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी बिग. ये 1843 में इंग्लैंड के जो पोएट लोरेट रहे, ये इंग्लिश के जो राष्ट्रीय कवि बने इंग्लैंड के 1843 में, और जब इनकी डेथ हुई 1850 में, तब तक वहाँ के ये पोएट लोरेट रहे. तो ये बहुत बड़ा एक पोस्ट होता है जो इनको मिला. ये कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो एक पोएम थी, इसका कलेक्शन था द लिरिकल बैलेड. द लिरिकल बैलेड. और कहा जाता है कि जो लिरिकल बैलेड थी, ये जो इन्होंने लिरिकल बैलेड लिखी 1798 में, एस.टी. कॉलरिज इनके साथी थे. एस.टी. कॉलरिज, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये पोएम लिखी. एस.टी. कॉलरिज साथ मिलकर लिरिकल बैलेड, द लिरिकल बैलेड 1798 में. और तब से माना जाता है रोमांटिक एज का जन्म. तो रोमांटिक एज का जो टाइम था वो माना भी 1798 से और 1850 तक. मोटा मोटा जो आइडिया है रोमांटिक एज का वो यही है. ठीक है, 1798 से लेके 1850 तक. ठीक है. और इनकी जो लिरिकल बैलेड थी वो एक बुक थी जो इन्होंने पोएम्स के मतलब कलेक्शन था जो इन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ में मिलकर के लिखी. और कहा जाता है कि उसी टाइम से रोमांटिक एज का स्टार्ट हो गया. ठीक है. रोमांटिक एज में जो है, इनको रोमांटिक एज क्यों कहते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा. उससे पहले हम बात कर लें कि जो लिरिकल बैलेड थी, दैट पोएम वाज बिटरली क्रिटिसाइज्ड. उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और उसको बहुत ज्यादा लोगों ने बुराइयां की, क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज थी वो बहुत कॉमन पीपल वाली लैंग्वेज थी. जो हमारे जो कॉमन पीपल होते हैं उनकी जो लाइफ के जो इंसिडेंट्स होते हैं, उनके जीवन में जो इंसिडेंट्स हुए, जो उनके जीवन में जो चीजें होती हैं, रूटीन जो उनका होता है, उसके ऊपर ही पोएम्स हुआ करती थी. और लैंग्वेज भी इनकी बहुत कॉमन पीपल लोगों की, ताकि कॉमन लोग उसको पढ़ के समझ सकें. तो लैंग्वेज का बहुत कॉमन होना, बहुत इजी होना, मैन टू मैन जो आप समझ सकें, वो जो लैंग्वेज थी वो, और उन्हीं के लाइफ की सोशल लाइफ, उनके ऊपर जो इंसिडेंट होते थे उनके ऊपर पोएम लिखी जाने लगी. ठीक है. थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन का तड़का लगा दिया जाता था. ठीक है. बाकी जो लैंग्वेज होती थी वो बिल्कुल प्रोज की और पोएट्री की सेम कर दी लोगों ने रोमांटिक एज में. रोमांटिक एज में ये एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना, इस तरह के जो पोएट हुए, इन्होंने एक पोएट्री का मतलब पूरा एक मिजाज ही चेंज कर दिया, पूरा फ्लेवर चेंज कर दिया, एक पूरा नेचर इन्होंने चेंज कर दिया. बिल्कुल जो पहले क्लासिकल लैंग्वेज जो होती थी वो बहुत हार्ड होती थी, कॉमन लोगों को समझ में नहीं आती थी. लेकिन इनकी पोएम में ऐसा नहीं है. आप जब डैफोडिल्स भी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको ना ऐसे पढ़ने से बहुत इजीली समझ में आ जाएगी. तो बहुत कॉमन, बहुत सिंपल, इजी लैंग्वेज यूज करते हैं.
जो हम कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज होती है वो, और उन्हीं के इंसिडेंट्स को यूज किया जाता है, बस इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन का जो है वो फ्लेवर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहते भी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हो कि जो पोएम्स होती हैं, जो पोएट्री होती है ना, दैट इज नथिंग, बल्कि केवल एक छोटा सा एक वो है कि द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये कहते हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। वो कहते हैं कि पोएम कुछ नहीं है, ये एक ना स्पॉन्टेनियस नेचुरल ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, पावरफुल इमोशंस, जो हमारे इमोशंस होते हैं उनका जब स्पॉन्टेनियस जो नेचुरली जो निकल कर आते हैं हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये बस वही तो पोएम होती है। इसका जो ओरिजिन होता है, इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जब आप ट्रैंक्विलिटी में होते हो, जब शांत होते हो, आप एकांत होते हो, लॉनलीनेस में होते हो, तो हमारे दिमाग में इमोशंस रिकलेक्ट होते हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस हमने लाइफ में किए हैं, कुछ देखा हमने जीवन में है, उन एक्सपीरियंस को जब हम कभी शांत बैठे रहते हैं, जब कभी हम अकेले होते हैं, कुछ ऐसे ना सोच रहे होते हैं, पेंसिव मूड में होते हैं, थॉटफुल मूड में होते हैं, या कई बार कुछ विचार हमारे नहीं होता, बिल्कुल खाली होते हैं, वैकेंट होते हैं, बिल्कुल थॉटलेस होते हैं, या फिर कभी यार हम लॉनलीनेस, अकेलापन फील करते हैं, सॉलिटरी फील करते हैं, लॉनलीनेस फील करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो इमोशंस आते हैं, जो सैडनेस आती है, जो हैप्पीनेस आती है, और कुछ चीजें याद आती हैं, बस उन यादों को ही आप जब ट्रैंक्विलिटी में फील करते हो, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर आप पोएम को लिख देते हो, बस आप पोएम को लिखना शुरू कर देते हो। और वो जो एक जो कविता निकल के आती है वो बहुत खूबसूरत होती है, वो नेचुरल होती है, और वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएम्स ऐसे ही लिखी जानी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा सोच करके और वैसे नहीं, ये तो नेचुरल होना चाहिए, ये तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये तो ना अचानक ऐसे मन से ना ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस होने चाहिए, जिनको हम थोड़ा सा इमेजिनेशन का फ्लेवर ऐड करके, थोड़ा सा कल्पना जोड़ करके, और उसको बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी, इजी सी, सिंपल सी पोएम बना सकते हैं। और दोस्तों, जो डैफोडिल्स पोएम है वर्ड्सवर्थ की, ये बिल्कुल वैसा ही एक शानदार एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, और ये जो फीलिंग्स है, इट हैज इट्स ओरिजिन, इन जो फीलिंग्स है ना, इट हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वहां से ये आते हैं। और इमोशंस आपको याद आते हैं जब आप ट्रैंक्विलिटी में होते हैं, दीज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये होती है, ये पोएटिक डिक्शन है हमारे वर्ड्सवर्थ का। तो कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के पोएट थे, ही वॉज रोमांटिक पोएट, जो इन्हीं का लिरिकल बैलेट से, जो इन्होंने 1798 में पब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ एस.टी. कॉलरिज, कुछ उनकी पोएम्स थी, कुछ इनकी पोएम्स थी उसके अंदर। तो 1798 से ऐसा माना जाता है कि रोमांटिक एज स्टार्ट हुआ, और फिर उन्होंने नई परिभाषा रची पोएम की, पोएट्री डिक्शन बनाया इन्होंने, और उन्होंने कहा कि इसमें जो पोएम्स होनी चाहिए, नेचुरल फीलिंग्स होनी चाहिए इसमें, जो अपने मन से ओवरफ्लो हो, अपने आप निकलें। ठीक है ना, और जब कभी हम शांत बैठे हों, अकेले बैठे हों, पेंसिव मूड में हो, थॉटफुल मूड में हो, तो फिर हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं ना, उनको थोड़ा सा इमेजिनेशन का उसमें जो हम लोग टेस्ट थोड़ा सा डाल दें अलग से, और फिर उससे एक अच्छी पोएम बना सकते हैं, ऐसा कहते हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डैफोडिल्स पोएम हमारी है, वो वर्ड्सवर्थ की इसी डेफिनेशन पर बेस्ड है। डैफोडिल्स पोएम हमारी इसी डेफिनेशन पर बेस्ड है। उसमें भी ऐसे ही उसने ट्रैंक्विलिटी में कुछ पुराने एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट किया, और उस रिकलेक्शन करके उन्होंने एक पोएम लिख दी, वो डैफोडिल्स थी। उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या एक्सपीरियंस थे। ठीक है ना, तो जो हमारे वर्ड्सवर्थ थे, ये एक रोमांटिक एज के पोएट थे। इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि ये लेक पोएट भी थे।
लेक पोएट क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहाँ बहुत सारी लेक्स हैं और वहां पर ही कुछ कवि थे जो उस रोमांटिक एज के थे, ये वहाँ सब आसपास के शहरों में, कस्बों में, गांव में रहते थे। तो वहीं पर कई सालों तक विलियम वर्ड्सवर्थ भी रहे हैं और साउदी है, एस टी कॉलरिज है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये सबको लेक पोएट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। और विलियम वर्ड्सवर्थ को हम लोग नेचुरल पोएट भी कहते हैं, वो नेचर पोएट भी थे। मैथ्यू आर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा कि ही वॉज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ही वॉज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ये नेचर के हाई प्रीस्ट थे, मतलब बहुत बड़े पुजारी थे। इनके जीवन भर में इन्होंने नेचर को ही देखा, नेचर को ही समझा, नेचर से ही प्यार किया, नेचर को ही पूजा इन्होंने। ये कोई भगवान को पूछता है, कोई अपनी प्रेमिका को पूछता है, ये नेचर को पूछते थे। बचपन से लेकर के मरने तक ये नेचर के ही उसमें रहे और इन्होंने नेचर के बारे में ही पोएम्स लिखी। तो ही वॉज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, वो नेचर के पोएट थे, ये रोमांटिक एज के पोएट थे, लेक पोएट भी इन्हें कहा जाता है। तो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कैसे थे? इनके लाइफ को आप 4 स्टेज में बांट सकते हैं। एक चाइल्डहुड स्टेज, अगर हम चाइल्डहुड स्टेज की बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो ये प्रकृति की गोद में खेले। ही वॉज प्लेइंग इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति पेड़ पौधों के नीचे खेले, वहीं पले बड़े, गांव में पले बड़े, नदी नाले, झरने, फूल पौधे, पेड़, बादल, आसमान, तारे, इन्होंने यही सब कुछ देखा, उनको निहारा, उनको इन्होंने समझा। और एक जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता है, ऐसे विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर की लैप में गोद में खेले। तो इनका चाइल्डहुड जो है वो एक बच्चे की तरह गुजरा नेचर की गोद में। फिर जब ये यूथफुल स्टेज मानी जाती है इनकी एक, उसमें इन्होंने जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, ऐसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर से बहुत प्यार किया और नेचर को बिलव्ड के रूप में देखते थे। फिर अगर हम बात करें तो इनकी एक स्टेज आई थॉटफुल स्टेज। इनकी एक थॉटफुल स्टेज थी। इस थॉटफुल स्टेज में इन्होंने क्या किया, इन्होंने विचार किया कि यार हम प्रकृति से ना हमें बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है ना, हमें हर चीज मिलती है प्रकृति से, वो हमें खाने को देती है, हमें वो शुद्ध हवा देती है, वो हमें शैडो देती है, हमें फ्रूट्स देती है, हमें शी गिव्स अस ईच एंड एवरीथिंग। बट व्हाट मैन हैज डन टू नेचर, आदमी ने देखो नेचर के साथ में क्या किया, उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको खराब किया, उसको बर्बाद किया, स्पॉइल किया। हमने पेड़ काटे, हमने नदियों को गंदा कर दिया, हमने सब कुछ मैश कर दिया। तो थोड़ा सोचते हैं और ही बिकेम्स सैड, अपने ग्रीफ में वो कहते हैं कि नहीं हम अच्छा नहीं कर रहे नेचर के साथ में। तो ये इनके थॉटफुल जहाँ विचार करते हैं, सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, एक आदमी के साथ क्या कर रहा है, एक आदमी नेचर के साथ में क्या कर रहा है, इसके ऊपर इन्होंने अपने विचार लिखने शुरू किए। और इनकी लाइफ में नेचर का ये एक स्टेज भी आया, चाइल्डहुड स्टेज आया, फिर यूथफुल स्टेज आया, फिर एक स्टेज आया थॉटफुल स्टेज। फिर हम बात करते हैं इनकी लाइफ में एक स्टेज जो लास्ट स्टेज मानी जाती है, वो बोलते हैं पैंथीस्ट स्टेज, पैंथिस्टिक स्टेज। ये एज रहा। इस एज में इन्होंने क्या किया, ये मानना शुरू कर दिया कि नेचर जो है ना उसमें भी लाइफ होती है, नेचर हैज लाइफ। उसके आप पेड़ को पत्तियों काटोगे तो उसको दुख होगा, वो नेचर को लाइफ के रूप में वो मानने लगा और कहता है कि गॉड जो होता है ना वो नेचर के हर पार्ट में होता है। भगवान का वास वो नेचर में मानने लगा। तो जिस प्रकार आप भगवान को पूजते हैं, वर्शिप करते हैं, ऐसे में नेचर को भी वर्शिप करना चाहिए, नेचर की पूजा हमें करनी चाहिए। तो इस तरह के विचार हमारे ये रखते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ मतलब वो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ही वाज लवर ऑफ नेचर, ही वाज चाइल्ड ऑफ नेचर, he was caring for nature, he was worshipper of nature। इनकी लाइफ नेचर के उसी में गुजरी और इन्होंने पोएम्स भी
नेचर के बारे में ही लिखी है। तो जो हमारी पोयम है डैफोडिल्स जो हम पढ़ेंगे, ये पोयम भी नेचर के ऊपर ही है। इट्स ऑल अबाउट नेचर, इसमें नेचर के बारे में ही बताया गया है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो नेचर पोएट थे, वो रोमांटिक पोएट थे, ठीक है, वो लेख पोएट थे, तो बहुत अच्छे पोएट थे। इसी से इनको पोएट जो लॉरेट बनाया गया 1843 में। रोमांटिक एज के पोएट थे, तो बल्कि रोमांटिक एज को शुरू करने वाले पोएट ये थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ मतलब बहुत बड़ा एक नाम है जिसके में अच्छी पोएम डैफोडिल्स पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी पोएम डैफोडिल्स के बारे में, बहुत खूबसूरत, बहुत छोटी सी पोएम है। इसमें दोस्तों 4 स्टेंजास हैं। इस पोएम की अगर हम बात करें, देयर आर 4 स्टेंजास ईच ऑफ 6 लाइन्स। हर स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं, तो 6 4 24। देयर आर टोटल 24 लाइन्स इन दिस पोएम। हमारी इस पोएम में 24 लाइन्स हैं। आप देखेंगे 24 लाइन्स हैं, जिसकी पहली लाइन है आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। यहां से शुरू होकर लास्ट तक इसके अंदर 24 लाइन्स हैं। और इसकी जो स्टेंजा है 6 लाइन्स के, उनकी राइम स्कीम की अगर हम बात करें, आप देखना इसकी जो राइम स्कीम दे रखी है वो है ABABCC। राइम स्कीम जो है इस पोएम की वो ABABCC है। लास्ट में C और C एक राइमिंग कपलेट आता है। ये राइमिंग कपलेट बिल्कुल इसी तरह से जिस प्रकार से शेक्सपियर अपने सोनेट्स में लास्ट में एक राइमिंग कपलेट लिखता है, जो वहां पोएम को खत्म करता है, एंड करता है, ठीक है ना, और पूरा एक सार बता देता है। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें डैफोडिल्स पोएम की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ 6 लाइन के 4 स्टेंजास बनाए, और हर 6 लाइन के स्टेंजा में लास्ट में 2 लाइन की राइम स्कीम सेम है C। और वो अपने आप में जो पूरा एक स्टेंजा है उस C उस राइमिंग कपलेट की वजह से पूरा स्टेंजा वहां खत्म हो जाता है। फिर नए स्टेंजा में एक नई बात शुरू होती है। तो ईच स्टेंजा इज सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। हर स्टेंजा सेल्फ सफिशिएंट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपना कंप्लीट एक मीनिंग रखता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी लाइंस की, इसके मीटर की, तो ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। ये जो पोएम है डैफोडिल्स, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, ठीक है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। राइम स्कीम की बात करें तो ABABCC है, ठीक है, और इसके अंदर 4 स्टेंजास हैं, और हर स्टेंजा 6 लाइन का है। तो देयर आर 24 लाइन्स इन दिस पोएम। पोएम में वर्ड्सवर्थ ने बहुत खूबसूरत फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं। उसने लिटरेरी टर्म्स का इसमें यूज किया है। उसने इसमें सिमिलीज, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस, इन्वर्जन, यस, इस पूरी पोएम की बात करें तो उसने बहुत लाइंस में इन्वर्जन किया है। मतलब बहुत लाइन को, क्रम को चेंज कर दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से पहले ना लिख करके बाद में लिख दिया, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, ऐसा बहुत सारा उसने इन्वर्जन भी किया है। इन्वर्जन करने का रीजन भी ये भी होता है कि भाई उसको राइमिंग जो राइम स्कीम है सेट करनी होती है, तो उस वजह से कुछ शब्दों को, अक्षरों को आगे पीछे कर देता है, ठीक है। तो बट इन्वर्जन का बहुत यूज किया गया है, हाइपरबली का यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का उसने यूज किया, ठीक है ना, सिमिली का यूज किया, मेटाफर का यूज किया। तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इट्स फुल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, म्यूजिक, एंड द लैंग्वेज इज सो इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। पोएटिक डिक्शन जो था ना, स्पॉन्टेनियस, ओवरफ्लो, पावरफुल फीलिंग्स, बिल्कुल वही उसने फॉलो किया है यहाँ पर, ठीक है ना। और एक पर्सनल टच रखती है पोएम, बिल्कुल इसकी खुद की लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, जो कि इसकी कविताओं की खास बात भी होती है कि आप अपने एक्सपीरियंस को इसमें लिखते हैं। तो इस पोएम में भी खास बात है कि एक बार क्या था दोस्तों, जो वर्ड्सवर्थ थे, ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहे थे, और वहां से जब वापस आ रहे थे तो एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, ठीक है, गो बैरो पार्क,
जो वुड था, द वुड बियॉन्ड गो पैरो पार्क, एक वहाँ जगह थी गीजमेयर के अंदर। तो ये वहाँ जा रहे थे और रास्ते में जब जा रहे थे अपनी सिस्टर के साथ, जो इनकी सिस्टर जो एक अच्छी खुद कवि भी थी, इनकी कंपेनियन थी, इनकी सिस्टर थी डोरोथी, उनके साथ में ये ऐसे चल रहे थे। और चलते चलते इनको जंगल में एक ना एक झील के किनारे, अल्स वाटर लेक, अल्स वाटर लेक के पास किनारे पर, एट द बैंक ऑफ द अल्स वाटर लेक, इनको ना एक पेड़ था बीनीथ द ट्री, उस पेड़ के नीचे बहुत सारे येलो कलर के खूबसूरत डैफोडिल्स इनको दिखाई दिए। देयर वर सो मैनी डैफोडिल्स। इसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक हाइपरबोलिक का भी यूज किया है, 10,000 इन स्ट्रेच लाइक स्टार्स, जैसे तारे मिल्की वे में फैले होते हैं ना खूब सारे इन नंबरलेस स्टार्स, उसी प्रकार से जहां तक दूर तक नजर जाए, नो एंडिंग, ठीक है ना, जहां तक दूर जाए खूब सारे डैफोडिल्स फूल, इनको फ्लावर्स दिखाई दिए। ये बात है 15 अप्रैल 1802 की। ये जो घटना है ये 15 अप्रैल 1802 की बात है दोस्तों, जब ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ किसी एक जंगल के पास से गुजर रहे थे। जंगल का नाम है गो बैरो पार्क, द वुड ऑफ बियॉन्ड गो बैरो पार्क। तो वहां ये उधर से गुजर रहे थे, तभी इनको अल्स वाटर लेक के पास बहुत सारे डैफोडिल्स फूल दिखाई दिए, ठीक है ना। इनको बड़ा अच्छा लगा, दे वर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। दे वर mesmerized, both brother and sister, they were mesmerized with the beauty of those beautiful flowers। ये mesmerized हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, they were very happy। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स वहां से इन्होंने ली, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लिए उस जगह के इन्होंने, ठीक है ना, और बड़ा अच्छा लगा। बट दैट डे ही डिडंट राइट द पोएम, उस दिन उन्होंने वो पोएम नहीं लिखी, ठीक है ना। उनके दिमाग में एक एक्सपीरियंस ले लिया, एक फीलिंग ले ली, एक इमोशन ले लिया, जो बता रहा था कि जो पोएटिक डिक्शन जो है इनका, उसके ऊपर बेस्ड है पोएम। तो बड़ा अच्छा लगा इनको। फिर 1804 में, ध्यान देना दोस्तों, 1804 में 1804 में इन्होंने एक दिन ऐसे खाली बैठे थे, थोड़े से दुखी थे, दिमाग में कुछ विचार नहीं आ रहे थे। ही वॉज पेंसिव, ही वॉज वैकेंट। पेंसिव मतलब थोड़े दिमाग में दुखी विचार चल रहे थे, थोड़ा सैड थे। एंड ही वॉज लेइंग इन हिज काउच, ही वॉज लेइंग ऑन ए सोफा, अपने सोफा पर काउच पर लेटे हुए थे। और सडनली दिस पोएम स्ट्रक इन हिज माइंड, वो ख्याल, वो विचार आ गए डैफोडिल्स के। वो जो डैफोडिल्स वहां अल्स वाटर लेक के किनारे थी, वो विचार आ गए इनके दिमाग में। तो ऐसा होता भी दोस्तों। लेट मी शेयर यू माय एक्सपीरियंस, आप भी मेरी बात से पक्का एग्री होंगे। दोस्तों कई बार ना हम लोग तो सब घूमने जाते हैं, कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, कहीं हम लोग और कहीं दूर मनाली, हम लोग कश्मीर, हम लोग गोवा चले गए दो साथ में। हो सकता है वहां घूम रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, गाड़ियों में चल रहे हो, ठीक है ना। तो इतना लाइफ का हसल वसल होता है कि हम उस समय उस चीज को कई बार ना एंजॉय नहीं कर पाते। बट एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। बट ना वो थक जाते हैं, आना जाना भागना इधर उधर घूमने में, तो कई बार ना वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। बट आफ्टर सम टाइम when you are alone in your solitary condition, in that case you recollect, you remember the moments you enjoyed in your pastime, they strike in your mind, नॉस्टैल्जिक आप फील करते हैं, थोड़ा सा खुशी आ जाती है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, वो सब सीन नजर आ जाता है। तो जो पोएट टाइप के लोग होते हैं ना, वो उस सीन को याद करके, तो दिमाग में विचार आ गया कुछ, तो फिर वो हो सकता है उसको कोई पोएम लिख दें, कोई एक नॉवल लिख दें, कोई एक ड्रामा लिख दें, कोई एक कुछ भी एक अच्छी कहानी से लिख दें, शॉर्ट स्टोरी लिख दें। तो ऐसा जो रिकलेक्शन होता है उन इमोशंस का, जो आपने वहां जिए थे, उन फीलिंग्स का, तो वो एक ट्रैंक्विलिटी, जब आप शांत होते हैं तब आपके विचार में आते हैं। और ऐसा ही ये जो 1802 में इन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया, बट 1804 में ये विचार उनके दिमाग में वापस आए। ही वॉज इन ट्रैंक्विलिटी, पेंसिव मूड, ठीक है ना। और फिर उन्होंने वो पोएम लिखी, ठीक है ना। इस पोएम का जो नाम था, इन्होंने शुरू में लिखा था, आई वेंडर्ड lonely
I wandered lonely as a cloud. As a cloud. ये इन्होंने पोयम शुरू में लिखी इस नाम से, ठीक है। फिर ये पोयम 1807 में पब्लिश हुई। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1807 और वो था द पोयम इन 2 वॉल्यूम्स। इसमें इन्होंने जो है पब्लिश करवाया, ठीक है। और शुरू में इसका पोएम का नाम था आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड और 1807 में इन्होंने इसको पब्लिश करवाया। बाद में फिर ये वापस दोबारा फिर रिपब्लिश हुई और फिर वो कलेक्टेड पोएम नाम से इनका जो पोएम कलेक्शन आया उसमें इसको पोएम को पब्लिश करवाया, कलेक्टेड पोएम, ठीक है ना, इसमें इनको पब्लिश करवाया गया। तो ये बहुत खूबसूरत पोएम है और इन्होंने डैफोडिल्स को देखा कब और लिखा कब, बट इट्स रियल एक्सपीरियंस कि लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। सो दिस पोएम हैज ऑटोबायोग्राफिकल टच, सब्जेक्टिव पोएम है, इसमें इन्होंने पर्सनल टच दिया है। पहली लाइन में इन्होंने कहा आई वेंडर्ड, तो खुद को शामिल किया, पोएट अपने आप को शामिल कर रहा है, तो सब्जेक्ट अपने आप को शामिल कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स सब्जेक्टिव, ऑटोबायोग्राफिकल, इट हैज पर्सनल टच। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस वगैरह यूज किए गए हैं, ये उसके पोएटिक डिक्शन पर बेस्ड है, ठीक है ना। बहुत खूबसूरत पोएम है, इसमें काफी अच्छी अच्छी लाइंस दी हुई हैं, खूब सारे फिगर ऑफ स्पीचेस दिए हुए हैं। तो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आने वाली है। इतना आपको बेसिक समझ में आ गया। विलियम वर्ड्स के बारे में थोड़ा बेसिक बता दिया आपको मैंने, थोड़ा आपको मैंने पोएम के बारे में बता दिया, और पिछली 2 पोएम्स देख करके आप मेरे पढ़ाने का तरीका तो समझ गए होंगे कि हम ना पोएम को एक तरह से 3 पार्ट्स में बांट रहे हैं। पहले मैं आपको उस पोएम का बेसिक बता करके उस पोएम का टेक्स्ट पढ़ाता हूं, फिर मैं उस पोएम्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पोएट और पोएम के बारे में, उसको फिर दोबारा मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाता हूँ। फिर हम लोग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चाहे वो आरपीएससी में आए चाहे किसी और एग्जाम में आ गए हो, बट क्योंकि आरपीएससी के सिलेबस में ही है, ग्रेड फर्स्ट में स्कूल लेक्चरर में, तो वहां के एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो वी हैव डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स ऑलमोस्ट एवरी पोएम। तो आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं अब आपको टेक्स्ट पे लेके चलता हूं। देखिए, डैफोडिल्स जो पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं आपके केटी सर, ठीक है। तो ये पोएम है और ये जो फूल आप देख रहे हैं ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स है। दीज आर फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स, ठीक है ना। बहुत खूबसूरत होते हैं, येलो कलर के होते हैं। हालांकि इस पोएम में पोएट ने इसके लिए गोल्डन डैफोडिल्स यूज किया है। गोल्डन का रंग भी लगभग येलो होता है, पर थोड़ा और उसने मेटाफोरिकल यूज कर दिया गोल्डन डैफोडिल्स की, होता है वहां सूरज की रोशनी पड़ रही हो और उससे फूल और ज्यादा सोने की तरह चमक रहे हो, तो गोल्डन डैफोडिल्स के नाम लिया उसने। बट दिस इज द नेचुरल कलर, ओरिजिनल कलर ऑफ डैफोडिल्स फ्लावर। तो ये मैंने आपके लिए कोशिश की है कि वो ऐसे इन्होंने कुछ बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे खड़े हुए एक साथ होस्ट में बहुत सारे लाइन में देखे उन्होंने, और उन्होंने एक पोएम लिख दी 1804 में, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखते हैं डैफोडिल्स जो पोएम, उसकी पहली लाइन है, देखिए आप, दीज आर द फर्स्ट लाइन, आई वेंडर्ड lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. This is the first line. I अगर आप देख रहे हो, I बताता है वर्ड्सवर्थ के बारे में। देखो, एक तरीका आप सुने, जब भी आप पोएम पढ़ रहे हो ना, तो एक आदत बनाओ, मेक इट अ हैबिट, कि भाई उस पोएम में लाइन पढ़ते पहले देखो कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने यूज किए। पहला दिमाग में ये बात रखो आप कि इस लाइन में, ये 2 लाइनों में पोएट ने कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस यूज किए। पहले उस फिगर ऑफ स्पीच को, उस पोएट्री को समझने की कोशिश करो, म्यूजिक को समझें कि कैसे उसने लिखा है, क्या क्या उसने
म्यूजिकल चीजें उसने, पोएम की चीजें उसने क्या क्या यूज की हैं। फिर आप उसके बाद वर्ड मीनिंग पर जाओ, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं एक चित्र मैंने पीछे दिया है, ये कहीं ना कहीं बादल है। इसकी लाइन है आई वेंडर लॉनली एज अ क्लाउड। तो मैंने बहुत सारे क्लाउड्स, बादल दे दिए हैं, घाटियों पर, जंगल पर बादल छा के रखे हैं। तो शुरू की दो लाइनें हैं उनको मैंने समझाने की कोशिश की इस चित्र के द्वारा। आई वेंडर लॉनली एज अ क्लाउड, बहुत प्यारी लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है। आई वेंडर्ड, मैं भटकता रहा, इधर उधर घूमता रहा, मूविंग हियर एंड देयर, मूविंग एमलेसली, मैं भटकता रहा। अब देखो ये कविता की खास बात होती है, ये मैं हो सकता है वर्ड्सवर्थ के लिए हो, ये मैं हो सकता है किसी प्रेमी के लिए हो, मैं हो सकता है किसी स्कॉलर के लिए जो ज्ञान की तलाश में घूम रहा है, प्रेमी है जो अपने बिलोड की तलाश में घूम रहा है। बट हर कोई ना, एक छोटा बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, अपने कुछ खाने पीने की चीजों को ढूंढ रहा है, हर कोई घूम रहा है, भटक रहा है। ऐसे ही आई वेंडर्ड, मैं भी भटक रहा था। एक्चुअली डोरोथी के साथ, अपनी बहन के साथ वो एक जगह पे जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनको ये फूल दिखाई दिए थे। तो उस इंसिडेंट को इन्होंने इसमें शामिल किया है, बिल्कुल अपनी लाइफ का इंसिडेंट, ठीक है ना। ये खास बात भी है इनकी पोएम्स की। आई वेंडर्ड लॉनली, वेंडर्ड मतलब मूविंग एमलेसली, इधर घूमता रहा, लॉनली अकेला था मैं, हालांकि वो थे अपनी बहन के साथ, बट ऐसे कहता ना कि लाइफ में आदमी ऐसे अकेला घूमता रहता है। एज अ क्लाउड, मैं घूमता रहा एज अ क्लाउड। एज जो है यहाँ पर आपने तुलना कर दी, खुद की तुलना इन्होंने कर दी किससे, इन्होंने खुद की तुलना कर दी क्लाउड से। देखो आप, एज ए क्लाउड, वर्ड्सवर्थ ने अपना कंपैरिजन कर दिया क्लाउड से। तो जहां एज के साथ, लाइक के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, इस कंपैरिजन को आप कहते हैं सिमिली। तो यहां सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का वर्ड्सवर्थ ने यूज किया। बहुत अच्छा एग्जांपल है सिमिली को समझने के लिए। जब दो बिल्कुल अलग अलग चीजों को, दो बिल्कुल आप कह सकते हैं डाइवर्स चीजों को, बिल्कुल डिसिमिलर थिंग्स को जब आप एक साथ कंपेयर करते हैं, जिनमें एटलीस्ट वन कॉमन चीज होनी चाहिए, और आप कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एज, लाइक, एज ए, सो एज, तो दिस इज नॉन एज सिमिली, इसको सिमिली कहते हैं। और सिमिली के एग्जांपल में इस लाइन को हम पढ़ाते भी हैं। वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स पोएम की लाइन है आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, ठीक है, मैं एज अ क्लाउड वेंडरिंग करता रहा, एमलेसली मैं घूमता रहा एज अ क्लाउड। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ और फिगर ऑफ स्पीच भी है? देखो इसमें मुझे पैराडॉक्स भी नजर आता है। ये कहता है आई वाज वेंडरिंग लॉनली एज अ क्लाउड। तो लॉनली एज अ क्लाउड, क्लाउड का मतलब तो होता है कलेक्शन, समूह, बहुत सारी पानी के बूंदें जब इकट्ठी होती हैं, क्लाउड बनाती हैं, इकट्ठी हो जाती है, तो क्लाउड कहते हैं। अपने गूगल वगैरह पे भी आता है, अपने मोबाइल में भी आता है क्लाउड, मतलब फोटो का कलेक्शन, आप एक क्लाउड बना लेते हैं। तो क्लाउड मीन्स कलेक्शन होता है। जब कलेक्शन है तो लॉनली कैसे? बादल तो कभी अकेला होता ही नहीं। बादल तो देखो, आप देख रहे हैं कितने सारे व्हाइट व्हाइट बादल दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे देखो व्हाइट व्हाइट बादल दिखाई दे रहे हैं। तो बादल तो कभी अकेले होते ही नहीं है, वो तो हमेशा एक ग्रुप में होते हैं। तो लॉनली एज अ क्लाउड कह रहा है, तो इसका मतलब ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। और जब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है तो इसे आप लोग पैराडॉक्स कहते हैं। तो इस लाइन में दोस्तों हमें पैराडॉक्स भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पैराडॉक्स भी है, पैराडॉक्स है यहाँ पर। एक आप कह सकते हैं कि मुझे पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है, विरोधाभासी वाक्य है। लॉनली और क्लाउड दोनों साथ में कैसे हो सकता है? बट हाँ, हो सकता है। कवि क्या कहने का मतलब है, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि और एक बार में देखोगे ना आप फर्स्ट साइट में, तो आपको लगेगा ये बहुत अजीब सी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगता है आपको। बट जब आप उसको सेकंड थॉट देते हो, जब उसको आप डीप थॉट देते हो, तो फिर आपको समझ में आता है कि यार पोएट सही है अपनी जगह पे। पोएट जैसे कहता है कि भाई बादल भी ना इतना बड़े आसमान में ऐसे इधर से उधर भटकते रहते हैं, कभी इधर गए हवा के साथ उधर चले गए, फिर हवा इधर आई तो इधर चले गए, इधर उधर हवा में वो घूमते रहते हैं, जिधर हवा का झोंका उनको ले जाए वो उधर ही चले जाते हैं। इसी प्रकार जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो भी इधर उधर घूम रहा है, कभी इस प्रोग्राम में चला गया, कभी दोस्त के यहाँ चला गया, कभी जंगलों में घूम रहा है। तो कह रहा है आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। तो यहाँ सिमिली तो है ही, सिमिली के साथ साथ में यहाँ मुझे पैराडॉक्स भी नजर आ रहा है, पैराडॉक्स भी इसके अंदर है, ठीक है ना। आपको इसके अंदर सिमिली भी दिखाई देगी। और
मुझे ना इसमें एक चीज और दिखाई दे रही है, अगर आप देख रहे हो तो, आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं वैसे घूम रहा था जैसे अकेले बादल भटकते हैं। तो भटकने का काम, एमलेसली वॉक करने का काम, मूव करने का काम तो इंसानों का है, और वो काम तो बादल भी कर रहा है। तो बादल यहाँ पर पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, ये ह्यूमन बींग्स की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो एज अ क्लाउड, जो क्लाउड है, ये क्लाउड वर्ड में पर्सोनिफिकेशन भी तो है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी हमें नजर में आ रहा है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी है दोस्तों, बात समझ रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो पोएम है, इसकी देखो पहली लाइन में ये खास बात होती है कि एक साधारण सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल घटना है, बट उसको ना इमेजिनेशन से, उसको कल्पना कर करके इमेजिनेशन से उसको उसने बहुत खूबसूरत बना दिया, उसको बहुत अच्छा बना दिया। और इमेजिनेशन देखो उसके, आप खुद का उसने कंपैरिजन कर दिया है, किससे? बादलों से उसने कंपैरिजन कर दिया। आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं बादल की तरह इधर उधर भटकता रहा। आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स, जो फ्लोट होता रहता है, जो तैरता रहता है, जो ग्लाइड करता है जेंटली, जो धीरे धीरे से बहता रहता है हवा के साथ, जो बादल बहता रहता है, ठीक है ना, जो ग्लाइड करता है, ग्लाइड्स जेंटली, बहुत धीरे धीरे वो बह रहा है। ऑन हाई, ऑन हाई मीन्स, जो हाई मतलब ऊपर आसमान में, इन द स्काई, हाई इन द स्काई, द क्लाउड्स आर मूविंग, द क्लाउड्स आर gently flowing, gently gliding over vales and hills. Vales means valleys, घाटियां, hills means पहाड़। तो पहाड़ों पर, हिल्स पर, माउंटेन्स पर, वैलीज पर जो क्लाउड्स हैं वो फ्लोटिंग कर रहे हैं, वो जो है वो ग्लाइडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और बिल्कुल उन्हीं की तरह इधर उधर भटक रहा है, वैलीज में, हिल्स में, जंगलों में, वर्ड्सवर्थ भी। तो बहुत खूबसूरत दो लाइनें हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स। तो देखो क्लाउड जो है, अगर हम देखें तो ये क्लाउड का साउंड आ रहा है यहाँ पे, ए साउंड हो गया, और हिल्स का साउंड हो गया बी। तो हम बात कर रहे थे इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी सी सी होती है। तो देखो ए बी मिल गया, क्लाउड और हिल्स। अब क्लाउड मिल गया, आगे आपको क्लाउड से मिलता था और मिलेगा क्राउड, फिर जहाँ हिल्स लिखा हुआ है वह आगे मिल जाएगा आपको फिल्स, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर आगे मिलेगा आपको सी सी, तो ट्रीज और ब्रीज मिल जाएगा, ट्रीज ब्रीज। तो ए बी सी सी, इस तरह की राइम स्कीम वर्ड्सवर्थ ने बनाई है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो अपने आप की तुलना वो बादल से कर रहा है, क्लाउड से कर रहा है, वो बादल जो कि आसमान में तैरते रहते हैं ऊंचे, और हिल्स एंड वेल्स, वेलीज, ठीक है। आई होप कि आपको दो लाइनें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है व्हेन ऑल एट वंस आई सो अ क्राउड, फिर मुझे ना एक क्राउड दिखाई दिया, मुझे क्राउड दिखाई दिया। व्हेन ऑल आई सो अ क्राउड, मैंने क्राउड देखा। ऑल एट वंस, अचानक जब मैं गुजर रहा था जंगल से, तो देखिए आप जंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये एक झील का किनारा है, और ये बहुत सारे उसको डैफोडिल्स वहां दिखाई दिए। अचानक चलते चलते उसे डैफोडिल्स दिखाई दिए। When all at once I saw a crowd, मैंने अचानक वहां क्राउड देखी, वहां पर क्राउड देखी किस चीज की? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स की। अब गोल्डन डैफोडिल्स का मतलब मान सकते हैं येलो कलर के जो फूल थे। तो गोल्ड, देखो डैफोडिल्स कोई गोल्डन मतलब गोल्ड के बने हुए नहीं हो सकते, पर जिस प्रकार गोल्ड का रंग येलो होता है, पीला होता है, उसी प्रकार डैफोडिल्स का रंग भी येलो होता है, पीला होता है। तो इस गोल्डन डैफोडिल्स का मतलब यहाँ एग्जैक्ट वो गोल्ड सोने के बने हुए नहीं, बट वैसा मीनिंग है, मेटाफोरिकल मीनिंग है। तो यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है, मेटाफर का यूज किया गया है। गोल्डन मीन्स सोने के बने हुए नहीं है, येलो कलर के फूल है, तो मेटाफर का उसने यूज किया। ए होस्ट, एक होस्ट के रूप में है गोल्डन डैफोडिल्स। तो यहाँ ये होस्ट को कई लोग पन के रूप में भी देखते हैं, पन मतलब जिसके दो मीनिंग हो जाते हैं, दो अर्थ हो जाते हैं।
तो पन का मीनिंग यहाँ पर दो अर्थ हो सकता है कि भाई जब वो गया तो ये तो वहां पे पहले से ही थे, तो मेजबान के रूप में थे, ये वो लोग थे जो मेहमानों को इनवाइट करते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं। तो एक तो ये मीनिंग होता है उसका, और एक होस्ट का मीनिंग होता है जो यहाँ पर वो मीनिंग है, वो ये है एक ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप है, एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, एक ग्रुप ऑफ एंजल्स। होस्ट का मतलब ये भी होता है, क्राउड तो होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, और होस्ट होता है एंजल्स, देवी देवताओं की, फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो ग्रुप है। तो ये देखो बहुत सारे फ्लावर्स थे गोल्डन डैफोडिल्स के, उस समूह ने, उस ग्रुप ने जो है उसको अचानक उसको दिखाई देते हैं। और देखो उसके लिए वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे क्राउड भी यूज कर दिया। एक्चुअली क्राउड होता है आदमियों की भीड़, लोगों की भीड़। तो कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को जो है ना पर्सोनिफाइड कर दिया है। यहाँ देखिए ना, पर्सोनिफाइड कर दिया उसने। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है। यहाँ पर जो है डैफोडिल्स की को, जो खूब सारे डैफोडिल्स है उनको वो क्राउड के रूप में देख रहा है। तो क्राउड तो आदमियों की, लोगों की होती है, पीपल की होती है, ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज क्राउड। तो वो किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे? डैफोडिल्स के लिए यूज कर रहे हैं। इट मींस इस पोएम के अंदर या इस लाइंस के अंदर, इन लाइनों में उसने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। तो व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ, आई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? आई यूज हुआ है हमारे वर्ड्सवर्थ के लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए यूज हुआ है। आई सॉ अ क्राउड होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन यानी येलो डैफोडिल्स, फूलों का एक पूरा ग्रुप देखा। ए होस्ट, ए होस्ट मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, एक ग्रुप ऑफ एंजल्स, बहुत प्यारे थे, बहुत खूबसूरत थे, तो उसका उसने एक ग्रुप देखा। ठीक है ना? तो ये हुआ। फिर देखो, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। ये जो फूल थे, जो फ्लावर थे, अगर आप देख रहे हो तो ये फ्लावर जो आप देख रहे हैं बिसाइड द लेक, ये सारे झील के किनारे थे। और आपसे झील का नाम पूछ ले तो आप झील का नाम बता देना। अल्स वाटर, अल्स वाटर लेक थी, उसके बगल में थे। और बीनीथ द ट्रीज, और कहां थे वो? पेड़ों के नीचे। पास में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं आपको, इस तरह बहुत सारे पेड़ थे, और उन पेड़ों के नीचे बीनीथ द ट्रीज ये पौधे फूल लगे हुए थे, बीनीथ द ट्रीज। अब देखो, अगर आप देखें तो यहाँ पर दो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, बी और बी। तो आप देख रहे हैं बी और बी मीन्स एलिटेशन का यूज किया गया, एलिटेशन, बी और बी। तो ये एलिटेशन हो गया, दो कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होते हैं ऐसे पास के वर्ड्स में, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। और देखना है बीनीथ ट्रीज, बीनीथ ट्रीज, तो बीनीथ में ई का साउंड आ रहा है, ट्रीज में ई का साउंड आ रहा है। जब दो वर्ड्स के बीच में इस तरह के जब वॉवल साउंड रिपीट होते हैं तो इस इंसिडेंट को आप कहते हैं एसोनेंस। तो यहाँ एसोनेंस का भी यूज किया गया है, एसोनेंस का भी यूज हुआ है। ठीक है ना? बीनीथ द ट्रीज, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एसोनेंस का भी यूज हुआ है। तो जो बहुत सारे पेड़ थे, डैफोडिल्स थे, पौधे थे, वो कहां पर स्थित थे? एक झील के किनारे थे, पेड़ के नीचे। इस पे क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है स्कूल लेक्चरर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। गोल्डन डैफोडिल्स जो कहा थे वो बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मींस मूविंग, टॉसिंग अबाउट, अपने सिर को ऐसे, होता है ना पौधा थोड़ा लंबा होता है तो ऊपर जो फूल होते हैं हवा से इधर उधर वो हिलते हैं। तो टॉसिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो आप देखें डांस कर रहे थे, कौन? डैफोडिल्स के फ्लावर्स डांस कर रहे थे। तो डांस करने का काम तो ह्यूमन बींग्स का है, और वो काम कौन कर रहा है? डैफोडिल्स कर रहे हैं। तो आपने डैफोडिल्स को ऐसे बिहेव करवा रहे हैं यहाँ पर जैसे कि वो ह्यूमन बींग्स हो।
तो यहाँ पर इस डांसिंग से पता लग गया कि इसमें पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ इसको मानव की तरह जो है बिहेव किया करवाया जा रहा है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। और लाइन आप देख रहे थे वहां पर था, अगर आप देखें तो आई वेंट लोनली एज अ क्लाउड, फिर था वहां पे हिल्स, फिर आ गया क्राउड, फिर आ गया डैफोडिल्स, फिर आ गया ट्रीज और ब्रीज, तो इसका हो गया ए बी सी सी। और आयम्बिक टेट्रामीटर में है, टेट्रामीटर मतलब चार चार इसके अंदर जो है वो फीट है, 4 फीट है इसके अंदर, अनस्ट्रेच्ड और स्ट्रेच्ड, ठीक है। फ्लट रिंग एंड, तो यहाँ हो गए डांसिंग इन द ब्रीज, ठीक है ना, 3 और 4। तो इस तरह से इसके अंदर जो है ना आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज किया गया है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है, ऊपर वाले लाइन में देखा कि उसके अंदर एलिटेशन भी था और उसके अंदर एसोनेंस भी था। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, ठीक है। तो ये एक स्टेंजा हो गया। 6 लाइन के इसमें 2 लाइन पहले पढ़ ली और 4 लाइन ये हो गई। तो 6 लाइन्स के इसमें 4 स्टेंजाज हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट समझ में आ गया। इसमें जो पोएट वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि एक दिन वो अपनी सिस्टर डोरसल जा रहे थे, वैंडरिंग कर रहे थे, तभी उनको एक लेक के पास में बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स, येलो कलर के डैफोडिल्स दिखाई दिए जो बीनीथ द ट्रीज थे और बिसाइड द लेक थे। तो बड़े अच्छे थे, बड़े खूबसूरत थे, ठीक है। और ब्रीज में, हवा में, ब्रीज यानी ठंडी ठंडी जो हवा चलती है, खुशबूदार जो हवा चलती है, उसमें वो हिल रहे थे। तो हिलने की वजह से ऐसा लग रहा था मानो कि वो डांस कर रहे हो, मानो कि वो फ्लटरिंग कर रहे हो, ऐसे झूम रहे हो, ऐसे वो झूम रहे थे। जब हवा चलती है तो पेड़ हिलते भी हैं, तो छोटे जो फूल के पौधे होते हैं इस तरह के, तो वो तो हिलेंगे हिलेंगे। तो देखो झील के किनारे बहुत सारे इस तरह डैफोडिल्स हैं और जो इस तरह से फ्लटरिंग कर रहे हैं और डांसिंग कर रहे हैं, ये सब उन्होंने देखा। फिर आगे बात करते हैं हम लोग। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। देखो फिर इस लाइन में एक बार सिमिली आ गई है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। एज से हमें पता लग गया कि यहाँ सिमिली है, सिमिली का यूज किया गया। किसकी कंपेरिजन किससे की? यहां पर पोएट ने कंपैरिजन किया है डैफोडिल्स को। डैफोडिल्स कंटिन्यूअस, इतने सारे लंबी उनकी लाइन लगी हुई थी, ए होस्ट, होस्ट मतलब बहुत सारे एक साथ उगे हुए थे, क्राउड भीड़ में थे, खूब सारे डैफोडिल्स थे, कंटिन्यूअस ऐसे लंबे दूर तक जा रहे थे। एज द स्टार्स दैट शाइन, जैसे आप देख रहे हैं ये तारे जो चमक रहे हैं, एज द स्टार्स दैट शाइन, जैसे तारे चमकते हैं ना, ऐसे ही खूब सारे डैफोडिल्स एक साथ शाइनिंग मार रहे थे। तो डैफोडिल्स की कंपैरिजन वर्ड्सवर्थ ने स्टार से कर दी। वो स्टार एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जिस प्रकार जो स्टार्स होते हैं ना, जो तारे होते हैं, वो मिल्की वे में, मिल्की वे में जो आकाश गंगा होती है, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, बहुत सारे ल्यूमिनस चमकते हुए स्टार्स एक साथ एक ग्रुप में होते हैं, खूब सारे। देखो ना ये खूब सारे तारे हैं इस तरह से, ये पूरा जो तारों का आप देख रहे होंगे ये गैलेक्सी है। देयर आर अ नंबर ऑफ स्टार्स, काउंटलेस स्टार्स, कंटिन्यूअस, ज्यादा देखें आपको स्टार स्टार दिखाई देंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे डैफोडिल्स वहां लेक के किनारे पर थे, वो देखे उन्होंने, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, ठीक है ना, खूब सारे स्टार चमक रहे थे, उसी प्रकार से डैफोडिल्स भी डांस कर रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जिस प्रकार मिल्की वे में, मिल्की वे यानी गैलेक्सी, आकाश गंगा, मिल्की वे मीन्स ए ग्रुप ऑफ शाइनिंग स्टार्स। तो जैसे वो मिल्की वे में ट्विंकल करते हैं स्टार्स, इन द सेम वे जो डैफोडिल्स थे वो लेक के किनारे पर ऐसे डांस कर रहे थे, चमक रहे थे, गोल्डन कलर की तरह, गोल्डन डैफोडिल्स बिल्कुल शाइन मार रहे थे गोल्ड रंग की तरह, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। अब देखो वो स्ट्रेच इतने फैले हुए थे दूर दूर तक, नेवर एंडिंग लाइन,
अब बताओ, यहां पर कुछ ज्यादा ही एग्जेगरेशन कर दिया पोएट ने, अतिशोक्ति कर दी, चीजों को बढ़ा के बता दिया कि इतने दूर तक फैले हुए थे कि लाइन आपको एंड दिखाई नहीं देगा। मतलब जहां तक, जितनी दूर तक, एज फार एज यू कैन सी, जितना दूर तक आप देख सकते हैं आपको डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स दिखाई दे रहे थे। इधर से लेकर के दूर तक देखो डैफोडिल्स जा रहे हैं। बहुत नेवर एंडिंग लाइन, जो ऐसी लाइन जो कभी खत्म ही ना हो, इतना इतना दूर तक आपको तारे दिखाई दे रहे, वो डैफोडिल्स दिखाई दे रहे थे, नेवर एंडिंग। तो एग्जेगरेशन का यूज कर लिया यहाँ पर, कवि ने जो है वो हाइपरबली का यूज कर लिया, हाइपरबली यूज किया गया, अतिशोक्ति का यहाँ पे पोएट ने यूज किया। They stretched in never-ending line along the margin of bay. मार्जिन यानी किनारा, नदी का किनारा, बैंक ऑफ द रिवर, शोर ऑफ द, सॉरी नॉट रिवर, बे। बे का मतलब ऐसे तो खाड़ी होता है, बट यहाँ पर बे का मतलब लेक है। ये वही लेक है, अल्स वाटर लेक, जिसके किनारे पर उसने डैफोडिल्स देखे थे। तो किनारा, मार्जिन यानी किनारा, शोर, बैंक ऑफ अ बे, बे मीन्स हियर लेक। बट वो राइमिंग स्कीम जमाने के लिए इसने किया, क्योंकि वो राइमिंग स्कीम है ना, बे आ रहा है यहाँ पे, तो लाइन बे, वो उससे ऊपर वाली लाइन अगर हम देखा था, जो पिछली वाली लाइन थी, उसमें आप ये बे जो है वो देखो, आप ये राइम कर रहा था वे से, तो यहाँ वे है और वहां पर आ गया बे आ गया। तो वे और बे, अगर वो लेक लिखता तो राइम स्कीम नहीं बनती, इस वजह से उसने लेक की जगह पे बे लिख लिया। ठीक है ना, ये कभी करते हैं ऐसा। तो वो जो बे के किनारे पर जो बहुत लंबे से जो खूब सारे डैफोडिल्स लगे हुए थे, उनकी तुलना उसने कर दी स्टार से। जैसे इस प्रकार स्टार ट्विंकलिंग करते हैं मिल्की वे में और बहुत ज्यादा होते हैं, इस प्रकार डैफोडिल्स उस बे के किनारे पर, मार्जिन ऑफ द बे, ठीक है ना, बिसाइड द लेक, वो खूब सारे डैफोडिल्स लगे हुए थे और इतने ज्यादा थे कि दूर दूर तक देखो तो खत्म से ही नहीं हो रहे थे, नेवर एंडिंग लाइन। तो ज्यादा ही उसने बात कर दी यहाँ पे, भड़ा चढ़ा के बोल दिया, ऐसा कोई लाइन नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होगी। कितने सारे, कहीं तो रोड आएगा, कहीं तो जंगल खत्म होगा, कहीं तो फूल खत्म होंगे। लेकिन ऐसे पोएट ना हाइपरबली का यूज करते हैं, इमेजिनेशन का यूज करते हैं, बोलचाल की भाषा में करते हैं। भाई साहब इतने फूल थे कि आप ना गिन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, दूर दूर तक जहां तक नजर जाती थी वहां तक वो दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार पोएट ने जो है वो यहाँ पर ये हाइपरबली का यूज किया। फिर वो आगे कहता है, एक बार और हाइपरबली यूज कर रहा है, 10,000 सो आई एट अ ग्लांस। ठीक है ना, एक नजर में, एट अ ग्लांस, एक नजर में मैंने देखा वहां 10,000 फूल होंगे, 10,000, 10,000। देखो 10,000, तो ये एलिट्रेशन का यूज कर लिया इसने, एलिट्रेशन, 10,000, ठीक है ना। 10,000 उसने एक साथ डैफोडिल्स देखे। क्या उसने गिने थे क्या वर्ड्सवर्थ ने? बट ऐसे लोग ना अति शौक के, भाई साहब वहां लाखों की संख्या में फूल थे, अनगिनत फूल थे, फ्लावर्स थे, तो ऐसा बोल देते हो बढ़ा चढ़ा करके। और इस तरह बढ़ा चढ़ा करके बोलने को, एग्जेगरेशन करने को, ओवर स्टेटमेंट करने को हम लोग कहते हैं हाइपरबली। तो वापस वर्ड्सवर्थ ने हाइपरबली का यूज कर लिया, अतिशौक्ति का यूज कर लिया। 10,000 सो आई, अब देखो आई सो होना चाहिए था, 10,000 मैंने देखे, आई सो, तो इसने क्या कर दिया, आई सो को कर दिया सो आई। जो आई सो होना चाहिए था उसको सो आई कर दिया, वो मीटर बनाने के लिए, वो आयम्बिक वाला जो होता है ना कि भाई पहले अनस्ट्रेस होना चाहिए फिर स्ट्रेस होना चाहिए, कुछ वो बनाने के लिए उसने इन्वर्जन कर दिया। और इस तरह से उल्टा कर देते हैं हम क्रम को, उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इन्वर्जन। ये इन्वर्जन है, INVERSON, इन्वर्जन इसे कहा जाता है। इन्वर्जन का बहुत यूज कर रहा है इस पोएम के अंदर वर्ड्सवर्थ, ऐसा उसने 3-4 बार यूज किया गया। तो ये उसकी तरह सेंट्रल यहाँ पर टेक्निक हो गई इस पोएम में कि ही यूज मैनी टाइम्स इन्वर्जन इन दिस पोएम। इन्वर्जन यूज किया, इन्वर्जन मतलब जो ग्रामेटिकली जिस ऑर्डर में वर्ड्स आने चाहिए उस ऑर्डर को वो उल्टा कर देता है, चेंज कर देता है। तो उसने यहाँ पर इन्वर्जन्स का यूज किया है, एनास्ट्रफी का उसने यूज किया है। तो 10,000 में हाइपरबली हो गई। अच्छा, क्वेश्चन भी पूछा गया है, उसने
कितने डैफोडिल्स देखे वहां पर, लगभग उनकी संख्या कितनी बताई इसमें, 10,000 इन अ स्ट्रेच, जो फैले हुए थे। एट अ ग्लांस, जहां जहां तक नजर जा रही थी, दसियों हजारों वहां पर डैफोडिल्स थे। टॉसिंग, जो फ्लटरिंग कर रहे थे, टॉसिंग कर रहे थे, झूम रहे थे, अपने सिर को हिला रहे थे इस तरह से, ऐसे टॉसिंग कर रहे थे, ठीक है ना, मूविंग देयर हेड्स, मूविंग द फ्लावर्स, ठीक है ना, तो दे आर टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सिर को हिला रहे थे, इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइट मतलब होता है जो हमारी आत्मा से खुश होना, दिल से खुश होना, स्पिरिट की तरह खुश होना, तो स्प्राइटली मतलब हैप्पीली, हैप्पीली दे वर डांसिंग। अब देखो, क्या डैफोडिल्स डांस कर सकते हैं? क्या डैफोडिल्स ह्यूमन बीइंग है तो डांस करेंगे? नहीं ना। इसका मतलब डैफोडिल्स को उसने ह्यूमन बीइंग माना है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो अपने खुशी से झूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे फूल। बड़ा अच्छा लगा दृश्य देख करके। और एक कवि कहता भी है, वर्ड्सवर्थ, कि हमें ना नेचर के बीच में जाना चाहिए, हमें नेचर को समझना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चीजों को है ना एक्सपीरियंस लेने चाहिए, हमें इमोशंस फीलिंग्स उनकी समझनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, और फिर बाद में जब ट्रैंक्विलिटी में रहें, शांति में रहें, तो फिर उनको वापस रिकलेक्ट करके है ना खुश होना चाहिए। तो ये कवि भी करता है ऐसा काम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट में बोलता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा काफी है ना रिलैक्स हो जाता हूँ मैं जब मैं उन चीजों को वापस रिकलेक्ट करता हूँ पेंसिव मूड में, तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है। व्हेन आई वाज सिटिंग आइडली, आई एम लेइंग इन माय काउच, माय सोफा, I recollect those experiences, those moments, and I get happy. ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, तो डांस कर रहा है पर्सन्स की तरह, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, खुशी खुशी डांस कर रहे हैं खूब सारी संख्या में वहां बे के किनारे पर, दूर दूर तक जहां तक नजर जाए, नेवर एंडिंग लाइन, उसे 10,000 जो है उसने वहां पर डैफोडिल्स देखे। उसने गिने नहीं होंगे, बट एग्जेजरेशन कर दिया उसने, हाइपरबोली का यहाँ पर यूज कर लिया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये वो नदी है, वो छोरी, ये वो लेक है, झील का किनारा है, जिसमें ये वेव्स भी डांस कर रही हैं। ये जो लहरें हैं, ये लहरें भी डांस कर रही हैं। ये लहरें इस तरह से डांस कर रही हैं जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहे हैं, पर डैफोडिल्स ज्यादा खुश हैं। दे आर मोर हैप्पी, दे आर हैप्पियर देन, दे आर मैरियर देन वेव्स। तो वो भी वेव्स भी डांस कर रही हैं, डैफोडिल्स भी डांस कर रहे हैं, बट उस डांस में डैफोडिल्स ने हरा दिया है, डिफीट कर दिया है वेव्स को। वेव्स से ज्यादा अच्छा डांस जो है वो डैफोडिल्स कर रहे हैं। दे आउटडिड, दे एक्सेल्ड, ठीक है, दे सरपास इन द आर्ट ऑफ डांस। ये पोएट इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ये जो फ्लावर से डांस कर रहे हैं, वो जो वेव्स हमें तो हिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वर्ड्सवर्थ को डांस दिखाई दे रहा है, वो इस तरह डांस कर रहे हैं वेव्स। और ऐसे डांस कौन कर रहा है? वो डैफोडिल्स कर रहे हैं। उनका जो टॉसिंग देयर हेड्स, उनके जो हेड्स हैं उनको वो टॉस कर रहे हैं, उनको वो हिला रहे हैं। वेव्स जैसे हिल रही हैं वैसे उनके सिर हिल रहे हैं, और ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं डैफोडिल्स। तो क्या कह रहा है? द वेव्स बिसाइड देम डांस। भाई लेक के किनारे पर वो डैफोडिल्स हैं, उनके पास में वो लेक है, और उस लेक में जो वेव्स हैं वो डांस कर रही है। द वेव्स बिसाइड देम डांस। अब देखो, ये जो वेव्स है ना, ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स भी डांस कर रही हैं, वेव्स डांस कर रही हैं। तो देखो, ये वेव्स को भी इसने जो है यहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया। इन द सेम वे द डैफोडिल्स आर डांसिंग, इन द सेम वे वेव्स आर डांसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वेव्स को डांस करवा रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया है उसने उसके अंदर। वो कहता है ना कि भाई हर नेचुरल एलिमेंट्स में भगवान होता है, लाइफ होती है, पैंथीस्ट है वो, ही इज पैंथीस्ट। वो हर चीज में भगवान को देखता है। थीस मतलब भगवान को मानता है, पैंथीस्ट मतलब हर चीज में, वो नेचर के हर पार्ट में वो गॉड को देखता है,
और वो कहता है कि भगवान के रूप हैं, तो ये उसी की तरह डांस कर रहे हैं। बट दे आउटडिड, दे किसके लिए हुआ है? दे हैज बीन यूज्ड फॉर डैफोडिल्स, या दे डैफोडिल्स के लिए हुआ है। ये जो डैम आ रहा है ये भी डैफोडिल्स के लिए हुआ है। ये जो वेव्स हैं ये उसके बगल में है, डैफोडिल्स के बगल में जो नदी है, वो सॉरी मैं बार बार नदी बोल रहा हूँ गलती से, लेक जो है, उस लेक में जो पानी है वो उस डांस कर रहा है बिल्कुल उनकी तरह, जैसे डांस कौन कर रहे हैं? डैफोडिल्स कर रहे हैं। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन जो डैफोडिल्स है ना, उन्होंने आउटडिड कर दिया है, उन्होंने हरा दिया है, सरपास्ड कर दिया है, हरा दिया उसने। एक्सेल आगे चले गए डांस के अंदर, गजब का डांस किया, डैफोडिल्स ने ज्यादा अच्छा डांस किया वेव से, उन्होंने उसको आउटडिड कर दिया, हरा दिया। द स्पार्कलिंग वेव्स, स्पार्कलिंग मतलब शाइनिंग, चमकती हुई जो वेव्स थी ना, क्योंकि रोशनी पड़ रही है तो देखो ये वेव्स भी चमक रही हैं, आपको चमक दिखाई दे रही होंगी। तो जो स्पार्कलिंग वेव्स हैं इन ग्ली, ये स्पार्कलिंग जो वेव्स हैं ये भी खुशी में, ग्ली में जो है वो चमक रही हैं, स्पार्क हो रही हैं, हर चीज खुश है। तो देखो यहाँ वर्ड्सवर्थ ने एक एटीट्यूड, एक नया एटीट्यूड नेचर के प्रति हमारा डेवलप कर रहा है कि जैसे इंसान खुश होते हैं, जैसे इंसान डांस करते हैं, उनको दुख होता है, उनको खुशी होती है, इन द सेम वे नेचर एलिमेंट्स भी फील करते हैं। वो पैंथीस्ट है और वो नेचर को बिल्कुल उसी की तरह मानता है और एक नया एटीट्यूड हमारा डेवलप करता है नेचर के प्रति। आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ग्ली मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, बिल्कुल हैप्पीनेस में, खुशी में जो वेव्स स्पार्कलिंग कर रही हैं, उनसे ज्यादा स्पार्कलिंग हमारे गोल्डन डैफोडिल्स कर रहे हैं, उनसे ज्यादा अच्छा डांस डैफोडिल्स कर रहे हैं। बट ऑन द होल ये बात जरूर है कि नेचर का हर एलिमेंट इंजॉय तो कर रहा है। दे ऑल आर डांसिंग, दे ऑल आर ग्ली, हैप्पी, ठीक है ना। तो इस तरह से पोएट कविता को आगे बढ़ाता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, ए पोएट कुड नॉट बट बी गे। ये जो इस तरह के जो साइट देखेगा ना, इस तरह के जो स्पेक्टिकल, इस तरह के जो दृश्य देखेगा, ऐसे सीन देखेंगे अगर आप, तो नो डाउट पोएट तो वैसे भी नेचर लवर है, तो कह रहा है कि पोएट ऐसे स्पेक्टिकल्स को, ऐसे सीन्स को देख करके ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुश ना हो, गे ना हो। गे मीन्स खुशी, खुश होना ऐसा हो ही नहीं सकता। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, पोएट ऐसा नहीं हो सकता कि खुश ना हो, खुश होने के सिवा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत चीजें हैं, इतनी बढ़िया, इतनी मतलब आप कह सकते हैं ना कि वो एक्सटेसी देने वाली चीजें हैं, हैप्पीनेस देने वाली चीजें हैं। तो मतलब कवि बिना खुश हुए रह ही नहीं सकता। बड़ा अच्छा लगता है कवि को, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है वर्ड्सवर्थ का ये। इन सच अ जोखंड कंपनी, अब जोखंड मतलब होता है हैप्पी, गे खुश होना, मैरी, इस जोखंड कंपनी में। अब बताओ क्या फूलों की कोई कंपनी हो सकती है? क्या फूलों की संगति हो सकती है? क्या फूल आपके दोस्त हो सकते हैं? तो इस तरह से यहाँ पर भी तो उसने अर्थ को दूसरा यूज किया है, मतलब। और जब कोई शाब्दिक अर्थ अलग और वास्तविक अर्थ अलग हो तो उसे हम लोग कहते हैं मेटाफर। तो यहाँ कवि ने कहीं ना कहीं मेटाफर का यूज किया है। वो कह रहा है अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक कवि खुश होने बिना नहीं रह सकता। इन सच अ जोकंड कंपनी, इस प्रकार की एक खुशी वाली कंपनी, जब क्योंकि वो हंस रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, डैफोडिल्स, वेव्स भी साथ साथ में डांस कर रही हैं। तो ऐसा स्पेक्टिकल, ऐसा सीन देख करके तो कौन है जो खुश नहीं होगा ऐसी जोकंड कंपनी में। तो यहाँ एक मेटाफर का यूज किया गया, और जोकंड का मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस है, यहाँ पे मैरी खुशी है, जॉय है, एंजॉयमेंट है, ठीक है। तो इतना बढ़िया नजारा कि वर्ड्सवर्थ कहते हैं आई गेज्ड एंड गेज्ड। गेज शब्द का 2 बार रिपीटिशन हुआ है, रिपीटिशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। और जब पोएट इस तरह से रिपीटिशन यूज करता है तो किसी चीज पर वो एम्फसाइज करना चाहता है, स्ट्रेस डालना चाहता है। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है
आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं वो जो डैफोडिल्स थी, जो खूबसूरत डैफोडिल्स थे, उनकी तरफ मैं घूरता रहा, मैं लगातार टकटकी लगाकर देखता रहा। आई वॉज लुकिंग एट देम कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग, constantly I was looking at the beauty of daffodils, I was enjoying, I was getting happy, ठीक है ना, at the that fabulous spectacle, superb, uh, beautiful spectacle scene. I gazed and gazed, बहुत खुश हुआ, बड़ा घूरता रहा, देखता रहा, अपने दिमाग में उनको मैं ऐसे अंदर लेता रहा खुशी को। बट लिटिल थॉट, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में थॉट आई भी नहीं होगी, लिटिल मतलब बहुत कम, अगर आया भी होगा तो बहुत न के बराबर विचार आया होगा। मैंने उस समय नहीं सोचा था what well the show to me had brought, what well, W वह का साउंड आ रहा है, तो ये दो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन। व्हाट वेल्थ, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया कि ये क्या गजब की वेल्थ है, ये क्या गजब का खजाना है, संपत्ति है, क्या गजब की चीज है ये। द शो, जो शो चल रहा था वहां डैफोडिल्स का, वेव्स का, वो शो जो था टू मी हैड ब्रॉट, देखो द शो हैड ब्रॉट टू मी होना चाहिए था, ये जो हैड ब्रॉट है ये यहां आना चाहिए था, इसको वो बाद में ले गया, इसे कहते हैं इन्वर्जन। अब उसने क्यों किया ये, थॉट के साथ ब्रॉट जमता है, थॉट ब्रॉट, तो उस ब्रॉट को बाद में ले गया। इस इन्वर्जन करने से क्या हो गया, उसकी राइम स्कीम सेट हो गई वर्ड्सवर्थ। तो ये तो कवि करते हैं, देखो शब्दों का खेल तो खेलते हैं, आगे पीछे इधर उधर वो कर देते हैं। तो कह रहे हैं व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, ये जो शो है, ये जो दृश्य था डैफोडिल्स का, ये क्या गजब की खुशी मेरे लिए लेकर आया, क्या गजब का वेल्थ खजाना मेरे लेकर आया। उस समय मैं नहीं समझ सका, उस समय मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चली, लेकिन जब मैं फिर बाद में इन फ्यूचर टाइम someday when I would be in pensive mood, in loneliness, in solitude, I will recollect the moments, the happy moments which I spent in the past. उस हैप्पी मोमेंट्स को जब पास्ट में वापस रिकलेक्ट करूंगा, जब मैं उसको वापस जब उसको मैं ना आप वापस रिमेंबर करूंगा, तो वो फिर जो मुझे खुशी देगा ना, वो गजब की हो। और दोस्तों होता भी है ऐसा होता है। आप जो आज जो खुशी आप जी रहे हो ना, आपकी इंपॉर्टेंस पता नहीं होती, बाद में आप बोलते हो यार वो बचपन के दिन बढ़िया थे, फिर आप बात बोलते हो यार कॉलेज के दिन बहुत बढ़िया थे, पढ़ते थे तब बढ़िया थे, फिर आप बोलोगे यार जवानी के दिन बढ़िया थे। तो ना बाद में उन चीजों की इंपॉर्टेंस ज्यादा पता चलती है, उस समय उनमें क्या वेल्थ है आप सोच नहीं पाते। व्हाट वेल्थ टू मी द शो हैड ब्रॉट, ये शो मेरे लिए क्या वेल्थ लेकर आएगा, उस समय लिटिल थॉट, मैंने उसको बहुत कम ध्यान दिया था। लेकिन अब आगे चलते हैं, फ्यूचर में कभी देखो क्या होगा, फॉर ऑफ्ट, बट अक्सर, फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट मीन्स ऑफन, फॉर ऑफ्ट ऑफन, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, आपको आज प्रेजेंट में उस चीज की इंपॉर्टेंस पता नहीं होती, फॉर ऑफ्ट बट अक्सर, when on my couch I lie, देखो फिर इन्वर्जन कर दिया, when I lie on my couch होना चाहिए था, ये क्या लाइन होनी चाहिए थी, when I lie on my couch, I lie, यहां पर वोवल साउंड रिपीट हो रहे हैं, आई लाई, जब टू वर्ड्स में वोवल साउंड रिपीट होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एसोनेंस। उसने एसोनेंस यूज कर लिया और उसने क्या कर दिया, आई लाई ऑन माई काउच को आई लाई, माई में भी तो है, ऑन माई काउच आई लाई, माई आई लाई, ये एसोनेंस हो गया, आई का साउंड रिपीट हो रहा है, इसे आप एसोनेंस कहते हैं, वोवल साउंड रिपीट होते हैं। तो इसने क्या कर दिया, आई लाई को बाद में ले दिया, माई काउच को उसने पहले ले लिया, तो ये इन्वर्जन कर दिया। इन्वर्जन बहुत यूज किया है
वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम के अंदर। तो कह रहा है कि जब अपने काउच पे, अपने सोफे पे, अपने बेड पे आराम से जब लेटा रहता हूं, कभी फ्यूचर डे, समडे इन फ्यूचर, इन वैकेंट, जब मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता है, थॉटलेस, वैकेंट और पेंसिव, तो थोड़ा सैड मैं फील करता हूं, थोड़ा फील ब्लू, व्हेन आई फील ब्लू, जब मैं थोड़ा सैडनेस फील करता हूं, व्हेन आई फील सैडनेस, ठीक है ना, जब मेरे दिमाग में थोड़ा थॉटफुल रहता है, दुख रहता है, तो उस केस में भी, और जब कई बार मैं बिल्कुल थॉटलेस होता हूं, तो वैकेंट मीन्स थॉटलेस, एंड पेंसिव मूड मतलब थॉटफुल ऑफ सैड मोमेंट्स, थॉटफुल ऑफ सैडनेस, ठीक है ना। तो जब मैं वैकेंट या जब मैं पेंसिव मूड में होता हूं ना, और जब मैं अपने काउच पे लेटा हुआ होता हूं, व्हेन आई लाई ऑन माई काउच, दे फ्लैश अपॉन, दे डैफोडिल्स का जो सीन था, फ्लैश अपॉन, वापस मेरे दिमाग में आता है, वापस फ्लैश, फ्लैशबैक, वापस एक स्पार्क आती है उन उन हैप्पी मोमेंट्स की। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, मेरे इनवर्ड आई मतलब माई दिमाग, मेरा जो माइंड है, मेरा जो दिमाग है, उसमें, मेरे मन में वापस वो विचार आते हैं। They, daffodils, they come again in my mind when I'm in pensive mood, when I'm in a vacant mood, when I feel lonely, they come back. Those happy moments come back. Those beautiful flowers of daffodils, they strike, they come back, they flash back in my mind, in inward eye, मेरे मन में, मेरे दिमाग में वापस आते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये ना ब्लिस है, ये खुशी है, ये खुशी है, हैप्पीनेस है ऑफ सॉलिट्यूड। देखो अकेले रहने में भी मजा है। और कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में कि ये ना कई बार ना अकेले रहना पसंद करते थे। इन्हें कहते थे कि नेचर में मैं अकेला घूमूं, मैं अपने थॉट्स सोचूं, विचार करूं, और फिर मुझे कोई कविता आएगी फिर मैं लिखूंगा। तो अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस भी करते थे। ये एक्चुअली मॉरलिस्ट थे, ये मिस्टिक थे, रहस्यवादी थे। ये अकेले रह करके एक रहस्य में चीजों को सोचते थे और फिर कविताएं लिखते थे अपने इमेजिनेशन से। मिस्टिक थे। ये अपने आप को टीचर भी मानते हैं। ये कहते हैं कि कवि को टीचर होना चाहिए, या तो कवि टीचर होगा या फिर वो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कहते हैं वर्ड्सवर्थ। ये कहते हैं कि बड़े स्कॉलर थे, ये प्रीस्ट भी रहे, ठीक है ना, ये बहुत काम इन्होंने किए, ये पैंथिस्ट थे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब आदमी सॉलिट्यूड में रहेगा, जब अकेला रहेगा, तो अकेले की खुशी एक अलग होती है। उस खुशी में उसे वो वापस अपने वो रिमाइंड होती हैं चीजें, वो अच्छे मोमेंट्स होते हैं, वापस आते हैं। जिसको अभी डैफोडिल्स की याद आ रही है, 1802 में 1802 में इन्होंने डैफोडिल्स देखे, 1804 में जो काउच पे लेटे हुए थे तब उनको वापस वो डैफोडिल्स के सीन याद आए। And then my heart with pleasure fills, और जैसे ही मेरे दिमाग में वो डैफोडिल्स आते हैं ना, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। My heart, देखो my heart fills with pleasure होना चाहिए था, my heart fills with pleasure। ये जो fills है ना, ये यहाँ पहले आना चाहिए था। My heart fills, ये जो fill है ये यहाँ आना चाहिए था। My heart fills with pleasure, मेरा दिल खुशी से जो है वो भर जाता है, खुशी मुझे हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी एक इनवर्जन का यूज किया। My heart fills with pleasure, खुशी से मेरे वापस खुशी आ जाती है। जब मैं याद करता हूँ सॉलिट्यूड मोमेंट्स में, उस अकेलेपन में, तो मुझे खुशी आती है, ब्लिस आती है डैफोडिल्स के बारे में। एंड देखो इस लाइन की शुरुआत में भी एंड आया, इस शुरुआत की लाइन में भी एंड आया। जब पोएम्स की या किसी प्रोज की लाइनों के शुरू में कोई वर्ड अगर रेगुलर ऐसे कंटिन्यूस आता है तो इसको आप एनाफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप लोग? एनाफोरा। तो एनाफोरा का यूज किया पोएट ने यहाँ पे, और वो कहता है एंड देन माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद डैफोडिल्स, और मेरा दिल जो डांस करता है विद डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स भी डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है, और मेरा दिल भी डांस कर रहा है, मतलब मैं डांस कर रहा हूँ। एक्चुअली दिल तो डांस नहीं कर सकता, तो पर्सोनिफाइड कर दिया दिल को भी, तो उसका मतलब है खुद भी डांस करता है।
तो बहुत ही खूबसूरत कविता है, और ये ना आपके एटीट्यूड को चेंज करेगी कि यार हमें नेचर की चीजों को ऐसे भी देखना पड़ सकता है क्या, कि डैफोडिल्स जो फ्लावर्स है वो डांस कर रहे हैं, वेव्स डांस कर रही हैं। तो एक आपके एटीट्यूड को चेंज करता है, आपको नेचर की ओर लेकर जाता है, आपको नेचर से प्यार करवाने के लिए कहता है कि आप प्यार करो, लव टू नेचर, उसको बिगाड़ो मत। व्हाट मैन हैज डन टू मैन, व्हाट मैन हैज डन टू नेचर, ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। और हमें पोयम को, इस वर्ड्सवर्थ की पोयम को एक नेचर पोयम की तरह समझना चाहिए, एंड वी शुड स्टार्ट लविंग नेचर, हमें नेचर को प्यार करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत प्यारी पोयम है, बहुत सिंपल पोयम है, 24 लाइन्स हैं इस पोयम के अंदर। और देखिए आप, लाई, मूड, आई, सॉलिट्यूड, फिल्स, डैफोडिल्स, आप देखें तो ए, लाई ए, फिर मूड बी, फिर आई ए, फिर सॉलिट्यूड बी, फिर फिल्स और डैफोडिल्स सी सी। तो राइम स्कीम है, बहुत प्यारी खूबसूरत पोयम है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में इस पोयम से रिलेटेड कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देने वाला हूँ, उनको आप लर्न कर लेना, ठीक है ना। कुछ इनकी लाइनों को थोड़ा और बारीकी से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।